15वीं सदी का अंत यूरोप में सोने, मसालों और रेशम का जुनून चरम पर था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। एशिया तक पहुंचने के सभी जमीनी रास्ते अरब और तुर्कों के हाथ में थे और उनकी मोनोपोली तोड़ना लगभग नामुमकिन था। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का सपना हर यूरोपीय साम्राज्य का था, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता खोज नहीं पाया था। ऐसे में पुर्तगाल का छोटा सा राज्य अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा था और राजा ने यह ठान लिया था कि वो एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढकर अपने देश को अमीर बना देगा। इसी दौर में एक नाम उभरता है, वास्को द गामा। 1460 के आसपास पुर्तगाल के सीनेस शहर में जन्मा वास्को एक नोबल परिवार से था। उसके पिता एस्तेवाओ द गामा एक रिस्पेक्टेड नाइट थे और मां इसाबेल सोदरे एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी। बचपन से ही वास्को समुद्र और रोमांच की कहानियों से घिरा रहा। पुर्तगाल की समुद्री संस्कृति ने उसके अंदर एक्सप्लोरेशन का जुनून भरा और उसे नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी और मैरीटाइम वॉरफेयर की ट्रेनिंग मिली। 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उसे एक ऐतिहासिक मिशन सौंपा, भारत का समुद्री रास्ता ढूंढो। वास्को ने 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना होकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका का चक्कर लगाया। ये सफर आसान नहीं था। तूफान, स्कर्वी, भूख और अनजान पानी में नेविगेशन की मुश्किलें हर दिन मौत का खतरा लेकर आती थी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मुम्बासा और मलिंडी में रुककर उन्होंने स्थानीय पायलट से मदद ली। आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को द गामा कालीकट यानी आज के कोझिकोड के तट पर पहुंचा। ये वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया, लेकिन यहाँ उसे उम्मीद के मुताबिक स्वागत नहीं मिला। कालीकट के जमोरिन शासक के साथ उसकी मुलाकात फॉर्मल रही, पर अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों को खतरे के रूप में देखा और उन्हें सैबोटाज करने की कोशिश की। वास्को बिना बड़े समझौते के लेकिन भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाल लौट आया। ये सफर लगभग 2 साल चला और उसने साबित कर दिया कि यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता संभव है। 1499 में उसकी वापसी ने पुर्तगाल में उत्साह की लहर दौड़ा दी। वास्को एक हीरो बन गया, लेकिन पुर्तगाल का असली मकसद सिर्फ रास्ता खोजना नहीं था। वो हिंद महासागर में व्यापार पर कब्जा चाहता था। 1502 में वास्को को दूसरी यात्रा के लिए भेजा गया, इस बार एक बड़े युद्ध बेड़े के साथ। उसका मिशन साफ था, अरब व्यापारियों की मोनोपोली तोड़ना और कालीकट को पुर्तगाल के अधीन लाना। इस यात्रा में वास्को ने समुद्र में कई लड़ाइयां लड़ी, व्यापारिक जहाजों को डुबोया और यहां तक कि एक मुस्लिम तीर्थयात्रियों से भरा जहाज जला दिया। एक क्रूर घटना जिसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की ताकत का संदेश दे दिया। जमोरिन के साथ उसके संबंध फिर से बिगड़ गए, लेकिन कोच्चिन और कन्नानौर जैसे बंदरगाह पुर्तगाल के सहयोगी बन गए। वास्को की तीसरी यात्रा 1524 में हुई, जब राजा ने उसे भारत का वाइसराय बना दिया। लेकिन उम्र और बीमारी उसके साथ नहीं थी। वो गोवा पहुंचा और वहां प्रशासन संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद पहले उसे भारत में दफनाया गया और बाद में उसके रिमेन्स पुर्तगाल ले जाकर लिस्बन में दफन की गईं। वास्को द गामा की विरासत जटिल है। एक तरफ वो इंसान है जिसने यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री संपर्क स्थापित किया, जिससे ग्लोबल ट्रेड का नया युग शुरू हुआ। दूसरी तरफ उसकी यात्राओं ने उपनिवेशवाद, लूट और हिंसा का रास्ता भी खोला। लेकिन ये सच है कि अगर वास्को द गामा वो सफर ना करता तो भारत और यूरोप का इतिहास वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। उसकी कहानी एक्सप्लोरेशन के साहस और इंपीरियलिज्म की सच्चाई दोनों की याद दिलाती है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि वास्को द गामा के बाद पुर्तगाल के व्यापार की बागडोर किसने संभाली। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।